अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 23, जिसमें हमारा मेन टॉपिक होगा इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। हमने इन दोनों कोलिजन्स को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद एक एग्जांपल लेके हम लोग अपना मेन टॉपिक जो इसका बनता है वो स्टार्ट करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन ओनली वन डायमेंशन। और फिर हम उसका मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे और इस कोलिजन से रिलेटेड 4 केसेस बनते हैं जिनके हमने रिजल्ट डिडक्ट करने होते हैं। जनरली हमारे पास कोलिजन्स की 2 टाइप्स होती हैं, या तो वो कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होती है या फिर हमारे पास वो इन इलास्टिक होती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगी, 2 बॉडीज़ की कोलिजन होगी, इस तरह के हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी लूज़ नहीं होगी या उसकी वेलोसिटीज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों बॉडीज़ की, या टोटल हम लोग बात कहें कि एवरेज वेलोसिटी जो है दोनों चीज़ों की रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन जो है वो हुई है। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इसमें लॉस नहीं होगी। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट। और अगर हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो हमारे पास ये इन इलास्टिक की ऑपोजिट होती है, हमारे पास इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस ज़रूर होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को, कि इलास्टिक कोलिजन एक ऐसी कोलिजन है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, और इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसी कोलिजन होती है जिसमें हमारे पास कोलिजन के बाद या ड्यूरिंग कोलिजन हमारे पास कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिससे काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो रही होती है। ज़्यादातर जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक यूँ कह सकते हैं कि एक तरह की आइडियल चीज़ है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, या बहुत ही रेयर होता है कि इलास्टिक कोलिजन होगी। ज़्यादातर कोलिजन्स जो हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। और अगर हम एक बाउंसिंग बॉल की एग्जांपल लेते हैं कि लेट से हमारे पास एक बाउंसिंग बॉल है जिसको हम लोगों ने एक ख़ास हाइट h से गिराया ऊपर से नीचे की तरफ। अगर हम इसको गिराते हैं और ये नीचे जाके कोलिजन करती है फ्लोर के साथ, और जारी बात है बाउंसिंग बॉल है तो ये वापस रीबाउंड करेगी ऊपर की तरफ, और जब ये रीबाउंड करेगी और ये अपनी वापस उसी हाइट को रीगेन कर लेती है जिससे ये नीचे गिरी थी। अगर इसको h हाइट से नीचे गिराया गया था तो कोलिजन के बाद ये वापस अपनी उसी हाइट पे पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि अगर इसने अपनी वापस वही हाइट रीगेन कर ली है तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसकी एनर्जी रास्ते में लूज़ नहीं हुई, रास्ते में इसकी वेलोसिटी लूज़ नहीं हुई, तभी इसने वापस अपनी उसी हाइट को, उसी पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लिया जो उसकी कोलिजन से पहले थी। अगर ऑपोजिट हो जाता है इसका, कि अगर मैंने इसको इस हाइट से गिराया होता और ये नीचे जाके कोलिजन करती, लेकिन जब ये वापस रीबाउंड करती तो ये वापस अपनी उस हाइट को रीगेन ना कर सकती बल्कि थोड़ा सा नीचे रह जाती। तो ये जो थोड़ा सा नीचे रहना था इसका, ये इस वजह से हुआ क्योंकि इसकी रास्ते में एनर्जी लूज़ हुई है और वापस वो अपनी उस हाइट को गेन या उस पोटेंशियल एनर्जी को गेन नहीं कर सकी। तो हमारे पास ये एक सर्टनली केस है इन इलास्टिक कोलिजन का, और ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन का है कि बाउंसिंग बॉल वापस अपनी हाइट रीगेन कर लेगी या फिर वापस अपनी हाइट रीगेन नहीं कर सकेगी, थोड़ा सा नीचे रह जाएगी ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। अब रास्ते में कौन कौन से ऐसे लॉसेज हैं जो कि इसके साथ हुए होंगे? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जब भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो रास्ते में हमारे पास एयर की रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि एयर एक विस्कस मीडियम है तो हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स मोशन के ऑपोजिट वो बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब ये कोलाइड किया होगा नीचे तो हमारे पास ये जो सरफेस है इसकी भी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन होगी, तो हम थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस सरफेस की फ्रिक्शन के अंदर काउंट करेंगे। थर्डली, जब ये नीचे गिरी होगी तो इस कोलिजन की वजह से साउंड भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी चाहिए वो भी हमारे पास इसी बॉल की एनर्जी से निकली होगी, तो हमारे पास एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो गया होगा। और लास्टली, जब ये ऊपर आ रही होगी तो जारी बात है जब ये ऊपर की तरफ जा रही होगी तो इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी नीचे की तरफ, जो कि इसकी ऊपर मोशन के ऑपोजिट लग रही होगी। तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से भी जब ये ऊपर चीज़ जा रही होगी तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही होगी, तो ग्रेविटी भी इसको पूरी तरह ऊपर जाने नहीं देगी। तो फोर्थ जो इफेक्ट है वो हमारे पास ग्रेविटी हो सकता है। तो ये हमारे पास रीजंस हो सकती हैं कोलिजन के अंदर, पॉसिबल 4 रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से इन 4 चीज़ों की वजह से रास्ते में एनर्जी लॉस होता है और हमारे पास कोलिजन जो है वो पूरी तरह इलास्टिक नहीं होती बल्कि वो इन इलास्टिक की कैटेगरी में आ जाती है। सेकेंडली, हम लोग देखते हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है x, एक होता है y और एक होता है हमारे पास z।
अगर हमारे पास किसी भी बॉडी की लीनियर मोशन हो रही है इन तीनों में से किसी एक डायमेंशन में, लेट से सिर्फ और सिर्फ एक्स के लॉन्ग मोशन हो रही है, तो हमारे पास ये जो मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। और इसी डायरेक्शन में मोशन करते हुए अगर बॉडी की कोलिजन हो जाती है तो वो हमारे पास कहलाएगी कोलिजन इन वन डायमेंशन। अभी हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे इलास्टिक कोलिजन की, तो हम इस वन डायमेंशन के अंदर जो मोशन हो रही है और उसके अंदर जो कोलिजन हो रही है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक है। इन इलास्टिक को हम फ़िलहाल इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे। सो हमारे पास होगी नेक्स्ट चीज़, वो होगी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। लेट्स से हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास दो बॉल्स हैं। एक है हमारे पास जिसका मैस है m1 और एक का है m2 और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं अपनी अपनी वेलोसिटीज़ के साथ। लेट्स से इस सिस्टम के अंदर इनकी इलास्टिक कोलिजन होती है और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ x के लॉन्ग मूव कर रही हैं, तो ये वन डायमेंशनल मोशन है। और कोलिजन होती है और कोलिजन के बाद जब ये बॉल्स अलग होती हैं तो इनके ऊपर जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई होती है, और v1 डैश और v2 डैश। अब हमने कंसिडर किया हुआ ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो जाहिर बात है इसके अंदर हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो हमारे पास टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व है इसके अंदर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जी अगर इसके अंदर जो वन सबस्क्रिप्ट वाली हमारे पास टर्म्स है उसको अलहदा कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। और अगर इसमें से m1 कॉमन आ जाता है और इसमें से m2 कॉमन आ जाता है तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन थी जो इन बॉल्स की हुई है। ये कोलिजन से पहले था और ये कोलिजन के बाद का सिनारियो है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस नहीं हुई होगी, तो इसका मतलब है कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जितनी कोलिजन से पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद होगी। सो हम अगर इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं तो इन दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी, पहली बॉल की और दूसरी बॉल की, टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारे पास कोलिजन के बाद होगी। और अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं 1/2 को, तो 1/2 राइट हैंड साइड से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी कॉमन होकर कट जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास सिंपल 1/2 के बगैर। इसमें भी हम क्या करेंगे कि वन सबस्क्रिप्ट वाली चीज़ को अलहदा कर लेंगे, टर्म्स को अलहदा कर लेंगे और 2 वाली को अलहदा कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बचेगी। इस टर्म को हमने इधर ले आना है और इस 2 वाले टर्म को उधर ले जाना है। m1 इधर से दोबारा कॉमन आ जाएगा और इधर से m2 कॉमन आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन रही है ये लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये जो चीज़ है ये लिखी जा सकती है v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड टर्म जो दूसरी साइड पे बन रही है, दूसरी हैंड साइड पे, वो हमारे पास हो जाएगी v2 डैश प्लस v2, v2 डैश माइनस v2। इसे मैं कहता हूँ जी इक्वेशन नंबर 2। और जैसे इक्वेशन नंबर 2 को हम फाइंड करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रख के डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करेंगे। तो राइट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम इधर से ही देख लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को कि जब ये डिवाइड करेंगे तो m1 से कट जाएगा और v1 माइनस v1 डैश कट जाएगा इससे, तो हमारे पास v1 प्लस v1 डैश बच जाएगा। और इसी तरह हमारे पास m2 कट जाएगा m2 से और माइनस वाली टर्म माइनस है, तो v2 डैश प्लस v2। हम प्राइम वाली या डैश वाली टर्म्स को अलहदा करते हैं तो हमारे पास बचता है v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश, या फिर v1 माइनस v2 इज इक्वल टू माइनस इंटू v1 डैश माइनस v2 डैश।
अब किसी भी एक चीज़ की वेलोसिटी माइनस दूसरी चीज़ की वेलोसिटी, ये हमारे पास होती है रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों चीज़ों की। और v1 और v2 हमारे पास वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन थी, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, और v1 डैश और v2 डैश आफ्टर कोलिजन है। तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन, और ये हमारे पास होगी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। अब देखें, एक एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो भी थी बिफोर कोलिजन वो बराबर है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, लेकिन इसके साथ आ रहा है माइनस और इसके साथ ऑब्वियसली आ रहा है प्लस। और वेक्टर क्वांटिटीज़ में पॉजिटिव या नेगेटिव होना डायरेक्शन के ऑपोजिट होने की अलामत होती है। अगर एक चीज़ पॉजिटिव है और दूसरी चीज़ नेगेटिव है तो इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन बराबर होती है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन के, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर ऑपोजिट होती है। सो इस कंक्लूजन को यूज़ करके और हमारे पास ये जो चीज़ कंक्लूड की है, हम इसको यूज़ करके अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल हम इसको डिराइव करेंगे। मैं सिर्फ v1 डैश के लिए डेरिवेशन करूंगा। सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इसे अपना होमवर्क समझें कि आप इसको v2 डैश को खुद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन अब a और b को यूज़ करना है और उसकी मदद से v1 डैश को सॉल्व करना है। तो आप लोग भी बिल्कुल इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए v2 डैश को एज इट इज़ करेंगे। सो मैं इस डेरिवेशन को रेस कर देता हूँ और उसके बाद 1 और 2 को यूज़ करेंगे। तो जी क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पे लिख देता हूँ। वो थी हमारे पास v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 डैश। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बी से हम v2 डैश को अलग करेंगे। तो v2 डैश अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो मैं इस माइनस v1 डैश को उधर भेज दूंगा अदर हैंड साइड पे, तो वो प्लस हो जाएगी जाके। तो बच जाएगी मेरे पास v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश, और इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर ए में। जहां पे भी इक्वेशन नंबर ए में v2 डैश आ रहा है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास पुट करने के इक्वेशन नंबर ए क्या बचेगी, m1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 प्लस v1 डैश। इस m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास बचेगा m1 v1 डैश प्लस m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 डैश। अब हम लोगों ने v1 डैश को अलग करना है, तो इधर जो टर्म्स हैं v1 डैश वाली उनको यहीं पे रहने देंगे, जो हमारे पास अदर देन v1 डैश वाली टर्म्स हैं हम उनको अदर हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है m1 v1 माइनस m2 v2, ये m2 v1 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये m2 v2 उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म v1 डैश वाली और सिर्फ ये वाली टर्म। तो हमारे पास रह जाएगी m1 v1 डैश प्लस m2 v1 डैश। अब देखें ये m2 v2 और ये m2 v2, ये प्लस है प्लस है प्लस है, m2 v2 और ये हमारे पास m2 v2 जब ऐड होंगे तो हमारे पास बचेगा 2m2 v2, और हमारे पास इन दोनों टर्म्स के अंदर v1 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा m1 माइनस m2 इंटू v1। इसमें से v1 डैश कॉमन आ रहा है, तो v1 डैश कॉमन लेंगे, उधर रह जाएगा m1 प्लस m2। सारी बात है, v1 डैश चाहिए तो हमारे पास इस चीज़ को उधर भेजना पड़ेगा, और ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो क्रॉस मल्टीप्लाइंग हमारे पास बचेगा 2m2 v2, इस पर भी आके डिवाइड हो जाएगी, और हमारे पास जो ये टर्म है इस पर भी आके डिवाइड हो जाएगी, और हमारे पास v1 डैश की जो इक्वेशन है वो हमारे पास बच जाएगी। अब देखें, इस फार्मूले से v1 डैश निकालने का फ़ायदा ये है इलास्टिक कोलिजन में कि हमें v1 डैश निकालने के लिए v2 डैश की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ v1 और सिर्फ v2 दिया हो तो हम उसकी मदद से ही v1 डैश की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप v2 डैश की बजाय अगर यहाँ से v1 डैश को ज़्यादा करते हैं तो आपके पास एट द एंड v2 डैश बचता। तो आप लोग अब जो काम करेंगे उसमें क्या करेंगे कि इक्वेशन बी से आप v1 डैश को निकालेंगे। मैंने v2 डैश को निकाला, आप v1 डैश को निकालेंगे और दोबारा उसमें पुट करेंगे तो आपके पास एट द एंड यहाँ पे v2 डैश बचेगा, और उसकी भी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे ही होगी। उसको भी निकालने के लिए v1 डैश की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी हमारे पास वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन निकालनी हो तो हम लोग पहले से दी गई वेलोसिटीज की मदद से
v1 डैश या वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग आफ्टर कोलिजन फाइंड आउट कर सकते हैं इन द केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। अब आप लोगों ने v2 डैश खुद ही फाइंड करनी है और उसकी क्वेश्चन फाइनल लिखी हुई है। तो हम लोगों ने इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन किया और उसके अंदर से चीज़ें कंक्लूड की है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती और इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है और इसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। बाकी किसी भी चीज़ की बात करें जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम या टोटल एनर्जी की बात करें, वो इन दोनों कोलिजन्स के अंदर हमारे पास कंजर्व होती हैं, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो इन इलास्टिक हो। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की ओर पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कंजर्व है, टोटल एनर्जी दोनों में कंजर्व है और टोटल लीनियर मोमेंटम ही दोनों में कंजर्व है। सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलास्टिक में कंजर्व होती है और इन इलास्टिक में वो कंजर्व नहीं होती। सो आप लोग इन दोनों डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल को पढ़िएगा। क्या 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर कोलिजन्स जो हैं वो इन इलास्टिक टाइप की हैं, कौन सी वो 4 रीजंस हैं। उसके बाद आप लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटीज की इक्वेशन नंबर बी फाइंड करते हैं और ए और बी को यूज़ करके v1 डैश और v2 डैश की एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। v1 डैश का मैंने मैथमेटिकली हर एक स्टेप करके आपको v1 डैश निकाल दिया है। आपने सिमिलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, v2 डैश की वैल्यू भी निकालनी है। मैंने यहाँ पे v2 डैश को अलग किया था इक्वेशन बी से, आप जस्ट क्या करेंगे v1 डैश को अलग करेंगे और बाकी सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। सो आप लोग इस टॉपिक को पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है खासतौर पे वन डायमेंशन वाला, और इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू।